2024 के एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने एक अनयूजुअल बात कही। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। इस देश में गुजरात और कुछ जगहों में उनके नाम पे मंदिर बनाए गए और सोशल मीडिया पर उन्हें God Almighty Himself has sent मोदी जी। भगवान जैसे मेरे भगवान मोदी हम भगवान मानते हैं। सुपर ह्यूमन तक कहा जा रहा है। ये एक दो जगह नहीं हो रहा है, ये एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है और बार बार रिपीट होने के कारण ये नॉर्मल लगने लगा है। पर किसी डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसा परसेप्शन नॉर्मल है, और अगर नहीं है तो कैसे बनाया गया। पीछे चलते हैं 2013-14 के इलेक्शन कैंपेन में। वहां एक ऐसी स्टोरी पुश की गई जो हर एक हिंदुस्तानी के दिमाग में फिट हो गई। एक चाय बनाने वाले आदमी की कहानी। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक बड़ा नैरेटिव आर्किटेक्चर था। इसे रियल वर्ल्ड में ले जाने के लिए चाय पे चर्चा शुरू हुआ। पहली बार 5 टेक्नोलॉजी के उपयोग से मुख्यमंत्री मोदी ने चाय पर चर्चा की, जो 300 शहरों में 1000 से ज्यादा लोकेशन पे हो रहा था। ये एक नॉर्मल सी आउटरीच नहीं थी, ये एक आइडेंटिटी ब्रॉडकास्ट था। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, आउटसाइडर वर्सेस डायनेस्टी पॉलिटिक्स। एक तरफ महलों में रहने वाले लोगों की पॉलिटिक्स थी और एक तरफ बाहर से आए सेल्फ मेड व्यक्ति की। उस समय लोग इस बात पे बिलीव करते थे, लेकिन अगर आप थोड़ा और गहराई से देखोगे तो आपको कॉन्ट्रडिक्शंस मिलेंगे। स्पीचेस और इंटरव्यूज में अलग अलग फेजेस में मोदी अपनी लाइफ के डिफरेंट वर्जन शेयर करते हैं। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। कभी एक डिसिप्लिन्ड आरएसएस वर्कर, कभी देश भर में घूमने वाला एक यात्री। उन्होंने खुद बताया कि पॉलिटिक्स में आने से पहले वो कई बार फॉरेन जा चुके थे। मतलब उनकी लाइफ का एक सिंगल फिक्स्ड नैरेटिव नहीं है, रियलिटी काफी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन कैंपेन में पुश करने के लिए एक ही वर्जन चूज किया गया, दी चाय वाला। चाय पे चर्चा, एक चाय वाला। क्योंकि जब कहानी इतनी सिंपल होती है और स्केल इतना ज्यादा मैसिव होता है तो वो लोगों के दिमाग में फिट हो जाती है। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इसी कॉमन मैन इमेज के साथ एक और इमेज बिल्ड हो रही थी। 2014 के इलेक्शंस के पहले एक कॉमिक बुक रिलीज होती है जिसका नाम था बाल नरेंद्र। इसमें उनके बचपन के किस्से थे। 17 कहानियां दिखाई गई थी, जिसमें सबसे फेमस कहानी है उनके एक लेक में क्रोकोडाइल के साथ मुकाबले की। एक बच्चा तैर के जाता है, क्रोकोडाइल को पकड़ता है और घर ले जा लेता है। ये कोई नॉर्मल बायोग्राफी नहीं थी, ये एक सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी। ये जो इंसान है ये बचपन से ही हमसे अलग है, सुपर ह्यूमन। लेकिन ये नैरेटिव किसी वैक्यूम में नहीं बना। 2000s के दौरान नरेंद्र मोदी की इमेज काफी ज्यादा डिवाइडेड थी। एक तरफ कंट्रोवर्सी और दूसरी तरफ एम्बिशन की इमेज। 2002 के गुजरात रॉयट्स के बाद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उनकी इमेज काफी क्वेश्चनड थी। नरेंद्र मोदी ने गुजरात दंगों पर साफ साफ कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जो कुछ किया वो ठीक था। ग्लोबल स्क्रूटिनी इतनी ज्यादा थी कि 2005 में उन्हें यूएस वीजा तक डिनाई कर दिया गया था। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने उन्हें रिलीजियस फ्रीडम के वायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया था। Was denied a visa by the United States of America. एक तरफ क्रिटिसिज्म और ग्लोबल स्क्रूटिनी थी, दूसरी तरफ गुजरात स्टेट में उनकी दूसरी ही स्टोरी बिल्ड हो रही थी। 2003 से शुरू होता है वाइब्रेंट गुजरात। ये सिर्फ एक बिजनेस समिट नहीं था, ये ग्लोबल पीआर प्रोग्राम था। जापान और यूएसए जैसे देशों के डेलीगेशंस आने लगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सरप्लस स्टेट को गुजरात मॉडल डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब एक ही लीडर को दो तरीके से देखा जा रहा था, लेकिन जैसे ही उनकी नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री होती है तो उन दोनों में से सिर्फ एक को ही एग्रेसिवली पुश किया जाता है। 2014 का कैंपेन आते तक गुजरात मॉडल को इंडिया के ब्लूप्रिंट के रूप में दिखाया जा रहा था। स्पीचेस, मीडिया कवरेज और सब कुछ एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गया था और ऐसे ही करके नैरेटिव के फोकस में शिफ्ट हुआ, कंट्रोवर्सी से डेवलपमेंट की तरफ। यहीं से इस स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस लीडर को 2005 में आने से रोका गया था, वही लीडर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद यूएस कांग्रेस को एड्रेस करने चले जाते, वो भी एक बार नहीं 2 बार। उनका वहां पे रेड कारपेट में वेलकम होता है। ये लार्ज स्केल इमेज रिफ्रेमिंग का एक टेक्स्ट बुक एग्जांपल है, जहां एक सिंगल इमेज पे बात रुकने की वजह इमेज हर एक इवेंट के साथ इवॉल्व होती रही। अगर आप पिछले 10 साल को ध्यान से देखोगे तो हर एक बड़े इवेंट के बाद एक नया वर्जन सामने आता है। जैसे 2014 में चाय वाला, आउटसाइडर, फिर 2016 में नोटबंदी, सडनली एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर की इमेज, फिर 2019
2019 में बालाकोट ऑपरेशन, तब प्रोटेक्टर का नैरेटिव, फिर जब पेंडेमिक आया तो गार्डियन का नैरेटिव, फिर जब G20 हुआ तो ग्लोबल लीडर का नैरेटिव। एक ही इंसान लेकिन हर एक फेज में अलग अलग इमेज। ये नेचुरल चेंज नहीं लगता, ये एक पैटर्न लगता है। लेकिन एक नैरेटिव तभी पावरफुल बनता है जब उसके पीछे बहुत बड़ा सिस्टम हो। 2014 की बात अलग थी, 400 से ज्यादा रैलीज हुई थी और 1300 से ज्यादा 3D होलोग्राम इवेंट्स हुए थे। लेकिन अगर आज देखा जाए तो शायद ही दुनिया में कोई डेमोक्रेटिक लीडर होगा जिसकी फोटो हर सिटीजन के पॉकेट में, उनके वैक्सीन सर्टिफिकेशन पर, उनके राशन के बैग पर। सवाल ये नहीं है कि ये फोटो क्यों है, सवाल ये है कि इसे नॉर्मल बनाने के लिए कितना सिस्टम लगा। रेलवे स्टेशन का ही एग्जांपल ले लीजिए। 2023 और 2024 में देश भर के रेलवे स्टेशन में 3D सेल्फी बूथ इंस्टॉल किए गए। एक RTI के रिप्लाई से पता चला कि एक परमानेंट बूथ बनाने के लिए 6.25 लाख रुपए खर्च होता है सरकार का। और जब सेंट्रल रेलवे के एक ऑफिशियल ने इस खबर को पब्लिक किया, इस अमाउंट को पब्लिक किया, तो उसे रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। ये सिर्फ एक सेल्फी पॉइंट नहीं है, ये टैक्स पेयर के पैसों से बनवाया गया एक परसेप्शन इंजन भी है। पब्लिक स्पेसेस को भी पर्सनलाइज किया जा रहा है। आप स्टेशन जाएं, हॉस्पिटल जाए, फोन उठा ले, चेहरा हर जगह है। कम्युनिकेशन को देख लीजिए। मन की बात डेटा सजेस्ट करता है कि 23 करोड़ से ज्यादा लोग हमेशा सुनते हैं। हर महीने सेम मैसेजिंग। विकसित भारत नाम के प्रोग्राम के साथ 80 करोड़ लोगों तक जो राशन का थैला पहुंचेगा, उसमें उनकी फोटो लगना कंपलसरी है। ये सिर्फ विजिबिलिटी नहीं है, ये टोटल सैचुरेशन। टोटल सैचुरेशन के बाद आप किसी चीज को देखना बंद नहीं करते, बल्कि उसे ट्रुथ मान लेते हो, नॉर्मलाइज कर देते हो। आपने नोटिस किया होगा, उनकी हर एक एंट्री एक स्पेसिफिक स्टाइल में होती है। मल्टीपल कैमरा एंगल्स, स्लो-मो और ड्रोन शॉट्स। ये एक नॉर्मल पॉलिटिकल एंट्री नहीं, एक हीरो सेंट्रिक सिनेमा लगता है। आप G20 समिट को याद कीजिए। कैमरा फ्रेमिंग, ग्लोबल लीडर उनकी तरफ आता हुआ दिखे। उस वक्त कैमरा का प्रिसीजन, लाइटिंग, एंगल, ये सब कुछ पहले से ही स्क्रिप्टेड था। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, पॉलिटिकल सिनेमेटोग्राफी लगती है। ऐसे में हम उन्हें एक लीडर की तरह नहीं, प्रोटैगनिस्ट की तरह देखने लगते हैं। और सेम यही इमेज स्क्रीन पर भी शिफ्ट हो जाती है। व्हाट्सएप के इंडिया में सबसे ज्यादा यूजर्स है पूरी दुनिया में, 800 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉलिटिकल कैंपेन में व्हाट्सएप के कैंपेन्स बूथ लेवल से लेके सेंट्रल लेवल तक हर जगह ऑर्गेनाइज होते हैं। एक मैसेज बनता है, फिर 10, 100, 1000 और बहुत सारे लोगों तक पहुंचने लगता है। मिनट्स के अंदर अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग जगह शेयर हो जाता है। एक ही कंटेंट के मल्टीपल वर्जन्स बनाए जाते हैं जिससे वो अलग अलग ऑडियंस तक पहुंचे। और फिर वही बात शाम को टीवी में दिखाई देती है। मीडिया कंजम्पशन के ऊपर जो स्टडीज हुई है वो दिखाती है कि अगर आप एक ही चीज को अलग अलग प्लेटफॉर्म में देखते हो तो आप वेरीफाई करना छोड़ देते हो। ये एक फुल साइकिल एम्प्लीफिकेशन सिस्टम है जहां किसी भी चीज को रिपीट करके आप लोगों के दिमाग में फिट कर सकते हो। आपने खुद देखा होगा स्क्रॉल करते वक्त एक स्लो मोशन एंट्री, बैकग्राउंड में कोई हीरोइक म्यूजिक या हर हर शंभू वाला म्यूजिक और टेक्स्ट ही इज नॉट अ ह्यूमन। दूसरी रील में क्राइसिस के विजुअल्स और लास्ट फ्रेम में ओनली ही कैन फिक्स दिस। AI जनरेटेड इमेजेस जहां उन्हें किसी माइथोलॉजिकल वॉरियर या किसी भगवान के तौर पे दिखाया जाता है। ये रैंडम कंटेंट नहीं है, ये सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, हर जगह अलग अलग फॉर्मेट में लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, लेकिन मैसेज फिर भी एब्जॉर्ब होता है। जो लोग पसंद नहीं करते वो मीम शेयर करते हैं। मीडिया साइकोलॉजी की स्टडीज बताती है कि ह्यूमर और रिपीटेशन दोनों मिलकर हमारा कॉग्निटिव रेजिस्टेंस कम कर देते हैं। जिस चीज पे हम हंसते हैं उस चीज को हम रिजेक्ट नहीं करते, और जब वो बार बार दिखने लगता है तो हमें वो फेमिलियर लगने लगता है। ये सिर्फ मीम नहीं रहता, ये नॉर्मलाइज होने लगता है। मजाक मजाक में एक इंसान को भगवान बोलना या बना देना एक दिमाग के लिए नॉर्मल बात हो जाती है। एक ही चीज बार बार दिखने में वो फेमिलियर लगती है और फिर वो सही लगने लगती है। यही शिफ्ट होता है चॉइस से आइडेंटिटी तक का। लीडर अपना लगने लगता है, क्रिटिसिज्म पराया लगने लगता है, अटैक लगने लगता है। लेकिन ये सब सिर्फ डिजिटल स्क्रीन्स तक लिमिटेड नहीं है। हैरानी की बात यह है कि यही सब हमें ग्राउंड लेवल पर भी देखने मिलता है। गुजरात के कोटेश्वर और महाराष्ट्र के पुणे जैसे शहरों में नरेंद्र मोदी के नाम के मंदिर बनाए गए, मूर्तियों की स्थापना हुई और बिल्कुल किसी देवता की तरह पूजा की जाती है। ध्यान से देखिए, जो सिर्फ 2014 में एक कॉमिक बुक थी वो 2024 आते आते तक मोदी चालीसा में कन्वर्ट हो गई है, जो एक डिवोशनल टेक्स्ट है जो इन मंदिरों में पढ़ा जाता है, जो ट्रेडिशनली सिर्फ देवी देवताओं के लिए था पर अब प्राइम मिनिस्टर के लिए भी बनाया गया। मोदी चालीसा।
नरेंद्र ज्ञान गुण सागर। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ये एक डिवोशनल रिचुअल बन चुका है। और फिर आता है 2024 का वो इंटरव्यू जहां वो खुद कहते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें भगवान ने भेजा है और वो नॉन बायोलॉजिकल। ये स्टेटमेंट कोई अकेला बयान नहीं था। पिछले 10 साल की मेहनत, मंदिर, मीम्स, मैसेजिंग और सैचुरेशन में दिमाग पहले से ही तैयार कर दिया था। लीडर ने अपने आप को डिवाइन फ्रेम से जोड़ा तो वो नैरेटिव पुश भी नहीं करना पड़ा, वो अपने आप चलने लगा। साइकोलॉजी और हिस्ट्री हमें बार बार एक लेसन देती है कि लीडर एक सिंबल बनता है, सिंबल एक बिलीफ बन जाता है, बिलीफ भक्ति बन जाता है, और जहां भक्ति शुरू हो जाती है वहां गलतियां भी चमत्कार जैसी लगने लगती। तो सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवाल उनका भी नहीं है जो सिस्टम चला रहे हैं, सवाल है हमारा। सवाल ये है कि हम किसी लीडर को इंसान से ऊपर क्यों रख देते, और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या हम अपना अगला प्राइम मिनिस्टर चुन रहे होते या अपने आने वाले कल को किसी चमत्कार के भरोसे छोड़ रहे होते। दर्शन प्रोडक्शन इसी तरीके से आपके लिए कमाल के वीडियोस बनाता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहें। आप इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके, कमेंट में अपने व्यूज बता के और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। आप दर्शन प्रोडक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें, क्रूर दर्शन को भी सब्सक्राइब करें। हम बने हैं आपके साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।